हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की आपकी सीरीज चल रही है। यहाँ पर हम आपके लिए 400 पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह 400 क्वेश्चन आपके कुछ क्लास से हो चुकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको 241 से यह मिलेगी। इससे पहले क्लास है, आप देख लेना। और इससे पहले साढ़े साढ़े 400 की 450 क्वेश्चन की आपकी सीरीज और हो चुकी है, उसको भी देख लेना। शिक्षकों को शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करते हैं। जो बच्चा गलतियां करता है उसका त्रुटियों का अध्ययन कैसे करना चाहिए एक शिक्षक को। अयोग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। जो बच्चे कैसे हैं, योग्यताओं के अनुसार समूह, योग्यताओं के अनुसार कभी समूह नहीं बनाना, क्योंकि समूह पे तो कमजोर बच्चे कमजोर ही रह जाएंगे, होशियार बच्चे और होशियार ही होते जाएंगे। ऐसे समूह बनाना जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़े, और जहाँ में कुछ बच्चे अलग अलग प्रकार के बच्चे हों तो एक दूसरे से सीखें बच्चे, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें पूछा है भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या का आवश्यकता है, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियां, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियां। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो बच्चों को आवश्यकता है ऐसा उपचार बच्चों को दे टीचर। जो उसे आवश्यकता है वो वस्तु दे। जो जब वो पूछे, जब उसको उसका कोई अर्थ पूछे कि इसका मतलब क्या है सर हमें बताइए, तो बताए। यह चीजें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना विधि के मुख्य सोपान क्या है? आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, निष्कर्ष, समाधान। समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समस्या की पहचान, समाधान। समस्या की पहचान, निष्कर्ष, आंकड़ों का आकलन, संकलन, समाधान। आपसे क्या पूछा? योजना विधि। आप कोई योजना बनाते हैं, मुख्य सोपान क्या होगा? आपने एक योजना बनाई कोई कार्य करने की, आप ये पढ़ाई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, आपने योजना बनाई, तो आप सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आंकड़े आएंगे। आपको पता है आंकड़े बाद में आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास समस्या है। किस चीज की समस्या है? कि हमें एक नौकरी चाहिए। जब हमारी नौकरी की समस्या है तो जो आंकड़े आंकड़े वाले ऑप्शन है उन्हें तो अलग कर दो। इसमें आंकड़ा, इसमें आंकड़ा। हमें क्या चाहिए? पहले एक नौकरी चाहिए। हमें पास समस्या है कि हमें एक नौकरी लग जाए। अब हम क्या करेंगे? उस समस्या की, समस्या किस किस में है? समस्या बी बचा है, डी बचा है। समस्या की पहचान करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। सही बात है। समस्या की पहचान करेंगे कि हमें समस्या है कि नौकरी लग जाए। अब जो नौकरी लग जाए, ये समस्या तो है, अब इसे कैसे खत्म करें हम? इसके लिए हमें क्या करना है? पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है उसकी पहचान करेंगे। हमें क्या चीज आवश्यक है, जो आवश्यक है, किस चीज में हमको कम हमारा कमांड है तो उसे और मजबूत बनाए हम, तो हमारी पहचान, पहचान ठीक है। आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। देखो समाधान लास्ट में सही है, समाधान तो होना चाहिए, संकलन भी होना चाहिए। संकलन मीन समेटना। अब यहाँ आंकड़े हैं, यह निष्कर्ष है आपका। तो आप देखेंगे पहले समस्या का जो समाधान है, समस्या की पहचान करेंगे हम, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हम करें कैसे काम को, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। फिर उसके आंकड़े आएंगे, आंकड़े तो उसके बाद में आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा या बी होगा? समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन। अच्छा, समस्या, निष्कर्ष, आंकड़े। यह निष्कर्ष और आंकड़े साथ में ही दे दिए। नहीं नहीं, समस्या की पहचान होगी, आंकड़ों का संकलन होगा, संकलन। यहाँ क्या है? आंकड़ों का संकलन यहाँ दिया है। आंकड़ों का संकलन पहले क्या होगी? समस्या की पहचान होगी, फिर आंकड़ों का संकलन होगा, फिर आपका निष्कर्ष और फिर समाधान। आप जिन चीजों को ध्यान से देखें, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा? कि आपको सी में क्या हो रहा था? निष्कर्ष तो ठीक है, फिर निष्कर्ष दिया, फिर समस्या की, आंकड़ों का जो सी, सी नहीं आपका डी, डी था, उसमें समस्या की पहचान और निष्कर्ष, फिर आंकड़ों का संकलन था। नहीं, पहले समस्या की पहचान होगी, फिर आंकड़ों का संकलन करोगे। संकलन मतलब चीजों को एक संकलन बनाओगे, समेटोगे। आंकड़े कि हमें, ऐसे हमारा अपन देखते हैं कि हमें वर्ग 3 के लिए पढ़ना है, तो इसके क्या क्या आंकड़े हैं, हमें इसमें बाल विकास पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, ये हो जाएगा। फिर उसका निष्कर्ष, फिर समाधान। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। धर्म में, मानव शरीर में और संबंधों में, विद्यालय में। आपको पता है आपको 6 से जब 10 वर्ष का बच्चा होता है तो विद्यालय जाने की उम्र है। उस समय बच्चे की 5 साल की उम्र में विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने में बच्चा रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? एक कभी गलती से भी डाल्टन नहीं लगाना। डाल्टन विधि कोई डाल्टन व्यक्ति का नाम नहीं था। प्रोबल विधि WH किलपेट्रिक, मिस हेलन पार्कस्ट। यह जो था ये मिस हेलेन किसने किया? मिस हेलेन पार्कस्ट ने। मिस हेलेन पार्कस्ट ने 1919 में यह विधि इन्हें बनाई। और यह कहा? अमेरिका का एक शहर था डाल्टन। अमेरिका का एक शहर था डाल्टन, उस शहर में इस शिक्षण विधि बनाई। ये विधि कैसी थी? जो आज हमारी NCERT आई है 2005 में, ऐसे बच्चों को करके सिखाना, खेल खेल में सिखाना, बच्चों को, बच्चे का नंबर आए कम आए कोई बात नहीं है, उसका दिमाग का विकास हो, बच्चा अच्छे सोच सके, समझ सके, ऐसी जो विधि थी ये मिस हेलेन ने, पार्कस्ट मिस हेलेन ने यह विधि, इसका नाम डाल्टन दिया क्योंकि यह डाल्टन शहर में सबसे पहले यह स्कूल खोला इनने। और यहाँ पर अमेरिका में यह विधि 1919 में चालू करी, इसलिए इसका नाम सी ऑप्शन इसका राइट है। A, B और D इसका पहले आ गया। एक बच्चा कक्षा में प्राय इसका अर्थ है कि प्रश्न पूछता है। एक बच्चा प्राय इसका अर्थ है कि प्रश्न पूछता है उचित रूप में। वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। एक बच्चा कक्षा में प्राय, यह क्या है, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। एक बच्चा क्या करता है, हम बता रहे हैं, एक बच्चा अपनी कक्षा में प्रश्न पूछता है, ऐसा ऑप्शन आए तो बच्चा कैसा है? जब बच्चा अपनी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चा कैसा है? एक जिज्ञासु बालक है और जानना चाहता है कुछ, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह अपनी कक्षा में कुछ और जानना चाहता है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, क्या है? परिवार एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। क्या है? एक परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? जो पढ़ाई हम क्या कहते हैं, एक तरीके से पढ़ते थे विद्यालय में, उसमें धीरे धीरे व्याकरण भी सीखेंगे, एक नियम सीखेंगे, वह होती है आपकी औपचारिक शिक्षा। और जो हम खेलते कूदते में पढ़ते हैं, पढ़ना ही हो गया, कुछ सीख रहे हैं, हर बच्चा कुछ ना कुछ, जब से सुख समारिए कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो परिवार से का एक सीखता है बच्चा, वह अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे आप? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण करने की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण करने की, वो तो है। अधिगम को निर्देश देने की, निर्देश का तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुदेशन, अनुदेश, निर्देश, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। और अधिगम का स्थानांतरण, तो ऐसी कोई पेन ड्राइव तो है नहीं अगर शिक्षक अपने में से खींच के बच्चे में लगा दे, स्थानांतरण कर दे, ऐसा तो होता नहीं है। सरलीकरण कर देता है शिक्षक। वही भाषा जो बुकों में लिखी है बच्चे को समझ में नहीं आती है, सर अपनी भाषा में वो सरलीकरण करके बच्चे को सिखाता है, तो बच्चे की समझ में आ जाती है। क्या कर देंगे? सरलीकरण कर देंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित होना चाहिए हमेशा। आपको NCERT में दिया है। छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रजातंत्र, लोकतांत्रिक, ये सब एक ही है, कुछ भी आ जाए। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को निर्भय बनाना, निर्भय बनाना बच्चों को। क्या पूछा है कि अध्यापक कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? कौन सा नहीं करता है? जवाब सही है बच्चों को
डराना नहीं है, निर्भय बनाना है। बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, ये तो गलत है। सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझाना कि तुम बच्चे की आलोचना करो। शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को, जो शिक्षण मतलब शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए? छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्याम पट को साफ कराना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। चुप रहना गलत है, श्याम पट आप खुद ही साफ करो। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, सही है। खड़ा करना चाहिए, दंड किसी प्रकार का नहीं देना है। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करे, ऐसे पहले बढ़िया उनको बढ़िया थोड़ी अच्छी बातें करें। आप ठीक हो, सब अच्छे हो, सब खाना खा के आए हो, सब खुश हो, पहले गुड मॉर्निंग बच्चे सर से करेंगे, सर बच्चे से करेंगे। बच्चे थोड़ा मानसिक रूप से ऐसे खुश हो जाए और तनाव में ना हो। डराना धमकाना नहीं है, प्यार से बच्चों को आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे बच्चों को तैयार करके फिर आप पढ़ना शुरू कराएंगे। आप अपना टेस्ट तो निकाल ही रहे हो और ये भी सीख रहे हो कि हमको जब टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये भी आप सीख रहे हो। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, शरीर शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर नहीं, शिक्षण गतिविधियों के सिद्धांतों पर। इससे बच्चा शिक्षण, यहाँ शिक्षण तो मतलब बच्चा पढ़ नहीं रहा है। विकास व वृद्धि, बच्चे का विकास हो रहा है, विकास उसका हेल्थ में, मानसिकता में और वृद्धि हो रही है। और मनोविज्ञान वाला मन का विज्ञान भी खुश है बच्चा सिद्धांत पर। आपका सी ऑप्शन में बहुत कुछ दिया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चे का विकास होता है, वृद्धि में विकास होता है, वृद्धि मतलब जो शरीर की हेल्थ, और मानसिकता मतलब मनोविज्ञान में भी विकास होता है बच्चे का खेल से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सतत मतलब सभी प्रकार का, और व्यापक मतलब पूरा। मूल्यांकन मतलब बच्चे का जो मूल्यांकन होता है, जो पेपर लेते हैं आप। सतत मतलब उसमें खेल का, कूद का, बच्चा कितने दिन प्रेजेंट लगी बच्चे का, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है, बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, बच्चे ने गेम में कैसे पार्टिसिपेट किया, बच्चे ने स्कूल में जो भी कोई कार्यक्रम हो रहा है उनमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, सभी चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। गुणात्मक हो रहा है, निंदा आत्मिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। निंदा क्या होगा? परिणाम आत्मिक हो रहा है, या इनमें से सभी? अच्छा अच्छा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य निदानात्मक। हो, हमने निंदात्मक पढ़ लिया जल्दी जल्दी में। निदानात्मक, निदान, बच्चे का निदान हो रहा है, सही बात है। बच्चे का कहीं बच्चा पैसे, बच्चे के पेपर हुए पहले तिमाही के, छमाही के, PT1 PT2, तो वहां से पता चला कि बच्चे ने इसमें गलतियां की हैं, तो उसका निदान भी करते हैं टीचर। निदानात्मक है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हमने निंदात्मक पढ़ लिया, गुणात्मक, निदानात्मक, परिणामात्मक, इनमें सभी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? आगमन विधि, आगमन विधि हमने आपको बताई थी, एक होती है निगमन विधि, इसकी डिटेल से वीडियो डली है। एक होती है निगमन विधि, एक होती है आगमन विधि। निगमन विधि हमें ये बताती है पहले नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि बताती है आगमन से उदाहरण से नियम की ओर। हमें पूछा है विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण कौन सा पद नहीं है? 3 पद इसमें है। विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, अवलोकन और सामान्यीकरण। यहाँ क्या दिया है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? जो अवलोकन है आपका, अवलोकन होगा, अवलोकन कर रहे हैं वो। विभिन्न पहले उदाहरण देंगे, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे और अवलोकन भी करेंगे। सामान्यीकरण, सामान्य देखो, उदाहरण आगमन विधि में उदाहरण पहले आएगा, मतलब उदाहरण का मतलब है सूत्र है आपका, फॉर्मूला है, वो पहले आएगा। तो फॉर्मूला सामान्य तो होता नहीं है, पहले नियम आता तो सामान्य होता। नियम का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और आगमन का मीन से विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट पहले आता है, इसलिए सामान्य यहाँ नहीं आएगा। सामान्य निगमन का वो है, और ये तीनों आपके आगमन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, ये तो पता है आपको। हमेशा सब छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित।
ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो आप पढ़ा रहे हो इस शिक्षण को, उसे अधिक रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चार्ट बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य सामग्री? तो क्या करेंगे बच्चे को, कहीं श्रव्य दृश्य सामग्री से बच्चे पढ़ सके तो और अच्छा रोचक होगा। अभी जो आपके देख रहे हैं आप, जो आपके प्राइवेट स्कूल है, सरकारियों में तो नहीं आ पाया, केंद्रीय विद्यालयों में भी शायद कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, जैसे अपना जी स्मार्ट बोर्ड है, ऐसे स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। इन पे मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे सिर्फ दृश्य सभी सामग्री देख रही हैं। कभी कोई ऐसी चीज होती है तो मैम इस पे वीडियो निकाल के भी बता देती हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निगमन। अभी आगमन आया था, अब निगमन आ गया। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? पहले उदाहरण देना, फिर निष्कर्ष जानना। ये गलत है। उदाहरण तो पहले हम आगमन विधि में देंगे। अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण आगमन विधि में होंगे, निगमन विधि है ये। पहले कई नियम का प्रस्तुत करना। पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। पहले कई नियम क्यों बताएंगे, ये कई नियम बढ़िया है। पहले नियम बनाना बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मिथ। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। कार्यवाहक मतलब जो कार्य को करता है। त्रिध्रुवीय मतलब आपको पता है, हमने बताया शिक्षण विधि क्या है। इसमें टीचर है, स्टूडेंट है और उसका जो मटेरियल है, जो बुक है वो है। मतलब आपकी शिक्षण विधि, बुक है और बालक और शिक्षक, तीन चीजें इसमें त्रिध्रुवीय है। तो प्रक्रिया में कार्यवाहक कौन है? जो कार्य करता है कौन है? अभिभावक को मानेंगे, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो कार्यवाहक है, आपको कार्यवाहक पूछा है तो कार्यवाहक को शिक्षक को ही मानेंगे। शिक्षक ही कार्यभार संभालता है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं। आगमन विधि में छात्र अग्रसर मतलब अग्रसर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। अभी बताया था हमने, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर तो होगा नहीं, सामान्य से सामान्य की ओर भी नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आपका होगा निगमन विधि में। किसमें होगा? निगमन विधि में होगा ये। निगमन विधि में होगा और आगमन विधि में होगा विशिष्ट। क्योंकि विशिष्ट आप समझ जाओगे, पहले उदाहरण आता है। उदाहरण हमेशा कठिनाई होते हैं एग्जाम, जो आप फॉर्मूले देखते हैं मैथ में, तो मैथ में भी आगमन निगमन विधि खूब आएगी आपकी। तो ये आपका, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट आपका निगमन विधि में होगा। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या भारत में? एक दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, जो एक दल बना के आपको पढ़ना है। ये बताया ना अभी कि आपको क्या करना है, एक दल बनाकर पढ़ना है कि एक साथ बैठा कर बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा करें। तो ये कहाँ है आपका? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका से सबसे पहले दलीय पद्धति प्रारंभ हुई, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन में अलग करती है। किस चीज से अलग करती है? वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन में नहीं, ऐसे नहीं। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि किस चीज को अलग करती है? यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है। यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है। यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। ये चार ऑप्शन नहीं आएंगे, ऐसे ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों होगा? कि ये क्या पूछा है हमसे कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि क्या अलग करती है? यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। जो वर्तमान हम शिक्षा ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे जीवन का तो समग्र भाग नहीं है। हमारा जीवन कुछ निकल चुका है, कुछ अभी और रहेगा, है आने वाला है, तो हमारे जीवन का समग्र भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? उनसे प्रश्न करने को कहना,
विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना तो गलत ही है। उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, अपने विचारों से अवगत कराना और उनके विचार भी सुनना है। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न करने को कहना, प्रश्न अकेले करेंगे वो, मगर यहाँ हो जाए विचारों का आदान प्रदान होगा। संप्रेषण का मतलब ही यही होता है, आदान प्रदान होगा। वो अपने प्रश्न करेंगे, तुम भी उनसे अपने प्रश्न पूछोगे, वो भी उत्तर देंगे, तुम उनका उत्तर दोगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही आप तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आपके ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, वर्ग 3 का आपका पेपर जल्द ही होने वाला है। और आपको पता ही है बाद में आपको ऐसे मिलता है, 1 महीने मुश्किल से मिलता है। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और पढ़ते रहें। क्रिया सूचक, क्रिया परि, कार्य सूचक, गरम दिमाग हो गया है। कार्य सूचक क्रिया परिभाषा परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, प्रयोग से या विश्लेषण से? कार्य सूचक क्रिया का मतलब है कार्य, जो करके अपन करके कुछ सीखते हैं, करके कोई चीज का ज्ञान लेते हैं, बोध होता है। किस चीज में कहते हैं? प्रयोग करते हैं जब हम कोई चीज का प्रयोग। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रयोग हम करके जब चीजें को सीखते हैं। सहचार्य विधि का आविष्कार किया किसने किया? सहचार्य विधि, सहचार्य विधि मतलब जो एक सहयोग करे, एक सबके साथ में बैठकर कार्य करे। हर्बर्ट ने, मॉन्टेसेरी ने, रोवन ने या हंटर ने? यह किसने किया है? आप देखेंगे यहाँ गर्मी से हो जाती है तबीयत खराब। क्या पानी बरस रहा है और फिर एकदम धूप निकल जाती है तो गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। किसने किया है? माउंटेसेरी ने। किसने किया है? सहचार्य विधि का आविष्कार किया माउंटेसेरी ने। माउंटेसेरी ने। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये एक बार याद कर लोगे, याद हो जाएंगे। डीसीएस कोठारी, डी कृष्णा, डॉक्टर सीएस कोठारी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर एस पाल, प्रोफेसर अरविंद कुमार। जो प्रोफेसर एस पाल थे, यह राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग की कमेटी के अध्यक्ष आपके प्रोफेसर एस पाल, राइट ऑप्शन आपका होगा प्रोफेसर एस पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ये भी सही है। मतलब ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो जाए यह सुनिश्चित करना, ये भी इसका है राष्ट्रीय पाठ रूपरेखा में। 4 ऑप्शन पढ़ के पता चलेगा आपको। स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये तो ऑप्शन आपका राइट है। स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से, यही आपका अधूरा हो गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह कुछ है, इसलिए यह आपका नहीं पूछा है। ये ऑप्शन में आपका अर्थ का सही वो नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा और होता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाएं तो सही हो जाता, मगर जीवन से इतना ही दिया है। ये आपके तीनों ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी में तो देखकर ही पढ़ाना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो जाए।
निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय एक उदाहरण के सभी संश्लेषण आपको पता है ये एक होता है विश्लेषण और एक होता है संश्लेषण। विश्लेषण मतलब विखंडन करना, चीजों को फैलाना। संश्लेषण करना मतलब समेटना चीजों को, ये संश्लेषण होता है आपका। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना और चित्र रंगना। यहाँ में पूछा है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब चीजों को फैलाना नहीं है, संश्लेषण मतलब समेटना होता है, छोटे में बताना। और विश्लेषण मतलब नहीं तो इसका विश्लेषण करें, पूरा बताएं इसको। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय चित्र बनाना। तो यहाँ पूछा है संश्लेषण के उदाहरण का सिवाय चित्र रंगना, यह अलग हो गया। चित्र रंगना, प्रमेय सिद्धांत करना, आप कुछ कर रहे हो, भाषण देना भी, निबंध लिखना। डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका संश्लेषण में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है कैसा? विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु, विद्यार्थियों को व्यवसाय चयन में सहायता हेतु, शिक्षकों को छात्र चयन में लाभ हेतु, पाठ्यक्रम परिवर्तन में सहायता। सही है, पाठ्यक्रम में सहायता मिलेगी सहायता निर्देशन से। जो विद्यालय में निर्देश दिए रहते हैं शिक्षकों को छात्र चयन में लाभ मिलेगा, ये भी सही है। विद्यार्थियों को विषय में चयन के लिए भी मिलता है। व्यवसाय, बच्चे छोटे हैं, व्यवसाय नहीं सिखाना है बच्चों को। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बच्चों को व्यवसाय नहीं सिखाना। व्यवसाय वाले क्वेश्चन आए तो गलत है, क्योंकि बच्चा भी प्राइमरी का है आपका। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, किसको? कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों की परिभ्रमण। हमें पूछा है कला, आपको देखिए कला संस्कृति, तो संस्कृति होती है, संस्कृति विरासत की सराहना करना, कला। क्या है 269 का आपका, 269 का सी, आपका सी सही है, सी यही सही है। संस्कृति विरासत की सराहना, संस्कृति होता है आपका संस्कृति और कला से, संस्कृति सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कला का मतलब संस्कृति से ही होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और कैसा होता है? निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में कैसा होना चाहिए? अधिगम, यह आपको यहाँ देखना है कि अधिगम में स्वभाव कैसा होना चाहिए रूपरेखा के अनुसार। अधिगम, अधिगम एनसीईआरटी में और आपका जो राज्य जो 2005 की रूपरेखा है, एक अधिगम एक सरल और सक्रिय होना चाहिए। बस सक्रिय हो, आप सक्रिय हो, आप पढ़ाते रहो, बोलते रहो, बच्चा सुनता रहे, बच्चा ऐसा फील ना करे कि बोर हो रहा है बच्चा। तो सक्रिय होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। आप फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।